हाँ। अ, जी, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है कभी-कभी। तो निश्चित इस सत्र के शुरुआत करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी हिंदी भाषी विद्यार्थी सहपाठी साथ में मिल कर के सदैव निरंतरता बनाए रखें और हिंदी को और मजबूत करें, हिंदी भाषा को और मजबूत करें। और एकता में बहुत ही शक्ति होती है। उम्मीद करते हैं कि हम सभी अपनी सक्रियता को और उसमें निखार लाएंगे, सक्रियता में और निखार लाएंगे और हिंदी भाषा भाषी जो भी शोधार्थी हैं, हम लोग सहपाठी हैं, इसको एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। आज मौसम खराब है, उस कारण थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है। खराब मौसम के साथ हम लोग बस स्वस्थ रहे, यही कामना है। और इस विशेष सत्र के तीसरे दिन आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आलेख प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले मैं संध्या कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। आज सेमिनार के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। मैं संध्या कुमारी विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर मधुबनी स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा की छात्रा हूँ। आज का हमारा मुख्य विषय विद्यापति एवं उनका कोई एक काव्य रचना। तो मैं आज विद्यापति के बारे में कहने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं विद्यापति का जीवन परिचय से प्रारंभ करती हूँ। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। वे विसईवाड़ वंश विद्यापति ठाकुर था। वे विसईवाड़ वंश के विष्णु ठाकुर की 8वीं पीढ़ी की संतान थे। उनकी माता गंगा देवी और पिता गणपति ठाकुर थे। वैसे रामवृक्ष बेनीपुरी उनकी माँ का नाम हंसनी देवी बताते हैं, पर विद्यापति के पद की भनीता से स्पष्ट होता है कि हंसनी देवी महाराज देव सिंह की पत्नी का नाम था। कहते हैं कि गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव, जो कि वर्तमान मधुबनी जिला में अवस्थित है, घनघोर आराधना की थी। तब जाकर ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। विद्यापति का जन्म सन 1380 ईस्वी विस्पी गांव मधुबनी जिला बिहार एवं उनका मृत्यु 1406 ईस्वी जनकपुर नेपाल में हुई। विद्यापति का बाल सखा राजा शिव सिंह थे। इनके प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम महाराजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह थे। इनकी प्रमुख उपाधि अभिनव जयदेव, महाकवि कोकिल, कवि शेखर, कवि रंजन और कवि कंठार। मैथिली कोकिल विद्यापति स्वयं को खेलन कवि कहा है। महाकवि, श्रेष्ठ गीतकार, रसिक कवि, बहुभाषी कवि एवं रससिद्ध कवि हैं और मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। हिंदी में इन्हें गीत काव्य के प्रवर्तक कवि और पद शैली के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं। भक्ति काल की समयावधि में जन्म लेकर भी विद्यापति की भाषा संस्कृत, अवहट, मैथिली में लिखते हैं। इनकी ख्याति का आधार पदावली है। विद्यापति के संबंध में उनके मत को जानते हैं जो अन्य कवि कहते हैं।
विद्यापति का संसार ही दूसरा है, सारा संसार गुलाबमय है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। दूसरा, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तीसरा, विद्यापति श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि है, यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। चौथा, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं: पहला, कीर्तिलता, कीर्ति सिंह की वीरता, भाषा अवहट। दूसरा, कीर्ति पताका, राजा शिव सिंह की वीरता, भाषा अवहट। और तीसरा, विद्यापति की पदावली, जो कि मैथिली भाषा में लिखित है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 11 संस्कृत के और 2 अवहट भाषा एवं 1 मैथिली के हैं। जो 11 संस्कृत में लिखे हैं वो है: पहला, भू परिक्रमा, दूसरा, पुरुष परीक्षा, तीसरा, लिखनावली, चौथा, विभाग सागर, पांचवा, वर्ष कृत्य और छठा, गयातक कलक, सातवां, शैव सर्व संसार, आठवां, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, नौवां, गंगा वाक्यावली, 10वां, दान वाक्यावली, 11वां, दुर्भाग्यवती तरंगिनी। संस्कृत में उनकी 11 रचनाएं, 2 अवहट में लिखी, जो प्रथम कीर्तिलता और द्वितीय कीर्ति पताका, और 1 मैथिली में, जो कि विद्यापति पदावली है उनकी। इसी के साथ मैं आप सबके समक्ष विद्यापति का एक पद प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इनकी पद संख्या 206 से ली गई है। चानन भेला विषम सररे भूषण भेल भारी। चानन भेला विषम सररे भूषण भेल भारी। सपना हरि नहीं आयन रे गोकुल गिरधारी। सपना हरि नहीं आयन रे गोकुल गिरधारी। एक सरिठा धी कदम उतर रे पथ हेरथी मुरारी। एक सरिठा धी कदम उतर रे पथ हेरथी मुरारी। हरि बिनु हृदया हरि बिनु हृदया दगध भेल रे झामर भेल सारी। चानन भेला विषम सररे भूषण भेल भारी। जाह जाह तोहे उधोहे तोहे मधुपुर जाहे। जाह जाह तोहे उधोहे तोहे मधुपुर जाहे। चंद्र बदन नहीं जीव तिरे बध लागत काहे। चंद्र बदन नहीं जीव तिरे बध लागत काहे। भनहि विद्यापति तन मन रे सुनो गुणमति नारी। आज आओत हरि आज आओत हरि गोकुल रे पथ चलु झट झारी। चानन भेल
विषम सररे भूषण भेल भारी, सपना हरि नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी। आप सभी इतनी ध्यानपूर्वक होकर मेरी बातों को सुने, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। बहुत ही सुंदर प्रति बहुत भैया आवाज बहुत कट कट के आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फ्रेश क्लियर एकदम। पर होता है तो होना चाहिए धैर्य, गंभीरता एक साहित्य पढ़ने वाले छात्रों की पहचान होती है। उस पर हमेशा हम लोगों को काम करना चाहिए। अब इसके तुरंत बाद हम आलेख अपनी जो हमारे पास बहुत ही कम संख्या हो गया, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे थे, और जो सक्रिय हैं, जो हिंदी पढ़ रहे हैं, उनको ये अच्छा लगेगा। जो नहीं पढ़ रहे हैं या बस घूमने बहाने आए होंगे कि भाई चलो क्या है देख लेते हैं, उनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। बात नहीं, तो क्या है, यहाँ पर 2 रहे, 4 रहे, 40 रहे, काम उतना ही होगा और उतनी ही शक्ल अवश्य दिखाएंगे। तो इसके बाद कौन कहना चाह रहे हैं वो मुझे अभी बता दीजिए कि अपना दीक्षा के बाद। अंशु, ठीक है, तो अंशु भैया मैं अंशु। हाँ, दीक्षा बताइएगा। ठीक ठीक है दीक्षा, आप प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद भैया। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज के द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ, और जैसा कि आज हम सभी विद्यापति के जीवन परिचय और उनकी एक काव्य रचना पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो इसे प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यापति के जन्म के बारे में। तो विद्यापति की जन्म की तिथि तो निश्चित नहीं है, किंतु उनके जो साहित्य हैं, वहाँ के लोगों की जो बातें हैं, जो जनश्रुतियाँ हैं, उन सबको आधारगत करते हुए विद्यापति का समय 14वीं से 15वीं सदी के मध्य माना गया है। इनका जन्म दरभंगा जिले के बिस्फी नामक गांव में हुआ था। सांप्रदायिक तौर पर देखें तो विद्यापति शैव थे, यानी कि शिव के बहुत बड़े भक्त और एवं उपासक थे। विभिन्न विद्वानों द्वारा कवि विद्यापति को उपनाम दिए गए हैं, जिनमें से उन उपनामों को हम जानेंगे और उनके उपनामों के पीछे के कारण को भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल कहने के पीछे अभिप्राय ये है कि चूंकि ये मैथिल भाषा भाषी क्षेत्र के थे और इनकी जो मुख्य रचना पदावली है वो मैथिल भाषा में है, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है। इन्हें अभिनव जयदेव की संज्ञा दी गई है। ये कहने से तात्पर्य ये है कि जो जयदेव की गीत गोविंद की जो परंपरा है उसे हिंदी साहित्य में आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया है। ये हिंदी साहित्य के प्रथमतः कृष्ण काव्य लिखते हैं, इसलिए भी इन्हें अभिनव जयदेव कहा गया है। इन्हें अपरूप का कवि भी कहा गया है। अपरूप से तात्पर्य है अपूर्व सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य जो पूर्व में कभी न देखा गया हो। तो इनके काव्य रचना का जो मूल प्रतिपाद्य है वह राधा कृष्ण के प्रेम का सौंदर्य वर्णन है। इन्होंने राधा कृष्ण के जो सौंदर्य का वर्णन किया है वह अपूर्व है, इसलिए इन्हें अपरूप का कवि भी कहा जाता है। इन्हें अवहट का कवि भी कहा गया है। अवहट भाषा के कवि विद्यापति, अवहट में भी इनकी रचनाएं हैं जो कि कीर्तिलता है।
कवि विद्यापति राजाश्रित कवि थे। ये राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह व लक्ष्मा देवी के दरबार में दरबारी कवि भी रह चुके हैं। राजा कीर्ति सिंह के दरबार में इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की एवं राजा शिव सिंह के दरबार में इन्होंने पदावली का प्रणयन किया। विद्यापति की कुल 14 रचनाएं हैं, जिनमें 11 संस्कृत है और 3 हिंदी रचनाएं हैं। इनमें 3 हिंदी रचनाएं जो है, इनमें से 2 कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो अवहट भाषा में है और तीसरी जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है। इनकी इन हिंदी रचनाओं के विषय में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। कीर्तिलता 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 के विषय में अगर हम बात करें तो यह दरबारी परंपरा की रचना है। रासो परंपरा के ग्रंथों की लगभग सभी विशेषताओं को धारण करती है कीर्तिलता, और इसमें जो है राज प्रशस्ति की शैली हमें देखने को मिलती है और इसमें अतिशयोक्ति वर्णन का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कीर्तिलता के काव्य स्वरूप पर बात करें तो यह एक लघु प्रबंध काव्य है जिसमें 4 पल्लव है। पल्लव से अर्थ सर्ग अथवा भाग से है, यानी कि यह 4 भागों में है। तकनीकी स्तर पर हम देखें तो इसे चरित मूलक खंड काव्य कहेंगे, क्योंकि इसमें कीर्ति सिंह का चरित्र चित्रण किया गया है। पहले खंड में, पहले पल्लव में कीर्ति सिंह के चरित्र का वर्णन है तथा शेष 3 पल्लव जो है उनमें कीर्ति सिंह द्वारा जो भी युद्ध लड़े गए हैं उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। कीर्तिलता की शैली पर बात करें तो इसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे चंपू काव्य भी कहते हैं। चंपू काव्य उन काव्यों को कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया हो। उसके बाद कीर्तिलता के विषय के पे हम देखें तो यह ऐतिहासिक तौर पर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसके जो वर्ण विषय है उसमें विद्यापति ने ऐतिहासिकता के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया है। जहाँ पर युद्धों का वर्णन है उसमें हमें कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति का प्रयोग भी देखने को मिलता है। और कीर्तिलता की भाषा अवहट है। उसके बाद इनकी जो दूसरी रचना कीर्ति पताका है वो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई है, इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें इसके जो कुछ छंद हम देखते हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये राम काव्य से संबंधित रचना है। इनकी जो तीसरी सबसे प्रमुख रचना जिसके आधार पर विद्यापति का यश और कीर्ति इतना मतलब सभी के बीच लोकप्रिय है, उनकी वह तीसरी रचना पदावली है। विद्यापति के भक्त कवि और श्रृंगारी कवि होने के विषय में लेकर भी विभिन्न विद्वानों के जो इतने मत हम देखते हैं, उस पर विवाद भी होते हैं, उसका कारण भी पदावली है, पदावली के पदों को लेकर। तो पदावली की शैली की बात करें तो यह मुक्तक शैली में लिखी गई है, इसकी भाषा मैथिली है और पदावली की शैली जो है, पदावली का जो विषय है उसमें गंगा स्तुति, सीता की स्तुति, भगवान शिव के विवाह का प्रसंग भी है। इस तरह के कई विषय इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन केंद्रीय विषय जो है पदावली का वह राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन है। पदावली को जयदेव के गीत गोविंद परंपरा की अगली कड़ी माना गया है। इसमें पदावली में माधुर्य भक्ति का स्वरूप है। पदावली की रचना को लेकर समीक्षा जगत में काफी विवाद है। इनके पदों को लेकर विभिन्न विद्वान ये मत रखते हैं कि कवि विद्यापति को भक्त कवि माना जाए या श्रृंगारी कवि माना जाए। इनके इस आधार पर जो विभिन्न मत है उन्हें मैं बताना चाहूंगी। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कवि विद्यापति के जो पदावली के पद हैं वो घोर श्रृंगारी की संज्ञा देते हैं उनको। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल इतने सस्ते हो गए हैं कि जिस प्रकार जयदेव के गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक माना गया है, उसी प्रकार विद्यापति के जो पदावली में जो पद हैं उन्हें भी आध्यात्मिक मानते हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यापति की तुलना जयदेव के पदों से करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जयदेव के जो पद है वो आध्यात्मिक है और विद्यापति के जो पद है वो श्रृंगारी हैं। राम कुमार वर्मा भी इसी प्रकार कहते हैं कि विद्यापति के जो पद है वो भक्ति ना होकर, पदों में भक्ति ना होकर वासना देखने को मिलती है। ग्रियर्सन
के अनुसार विद्यापति ग्रियर्सन जो है विद्यापति को रहस्यवादी कवि बताते हैं। वो मानते हैं कि पदावली के जो पद हैं उसमें राधा और कृष्ण वस्तुतः प्रतीक हैं। राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण ब्रह्म का प्रतीक है। जाहिर सी बात है कि जहाँ प्रतीकात्मक बात आ जाती है, प्रतीकात्मक बात आ जाती है, वहाँ कवि का भाव जो है वो रहस्यवादी हो जाता है। इस प्रकार कवि ग्रियर्सन जो है विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार वो विद्यापति को शुद्ध भक्त कवि के रूप में देखते हैं। वो एक उदाहरण ये देते हैं कि इनके पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण भक्त भी मूर्छित हो जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें निहित भक्ति भावना का स्तर कितना गहरा और प्रभावशाली है। वो इस उदाहरण देकर ये समझाते हैं कि कवि विद्यापति जो है वो एक शुद्ध भक्त कवि हैं। बच्चन सिंह के अनुसार इनके पदों को बच्चन सिंह जो है इनके पदों को अध्यात्म और श्रृंगार का समन्वय बताते हैं। उसके बाद अगर निराला जी का मत हम जाने तो निराला जी जो है विद्यापति के पदों की तुलना नागिन की लहरों से करते हैं। इनके पद नागिन के लहरों की तरह मतवाली है। इनका आशय ये है, यानी कि ये भी जो है कवि विद्यापति के पदों को श्रृंगारी ही मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इन्हें श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। उसके बाद ये इन सभी विद्वानों के विभिन्न मत हो गए। अब मैं कवि विद्यापति का एक पद है वंशी माधुरी, इसकी कुछ पंक्तियां हैं उनको बताना चाहूंगी। नंदक नंदन कदम बेरी तरुतरे, धीरे धीरे टरली बोलाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव। अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं और जो पहले से निश्चित समय है, जो स्थान है वहां पर कृष्ण आकर बैठ गए हैं और अपनी बांसुरी से हे सुंदरी यानी कि राधा को बार बार पुकार रहे हैं। सामरी तोरा लागी अनुखने बिकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उदबेगल फिरी फिरी ततही निहारी। सुंदरी तुम्हारे प्रेम में, कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी तुम्हारे प्रेम में श्री कृष्ण इतने व्याकुल हैं कि प्रतिपल तुम्हारी स्मृति उन्हें और अधिक व्याकुल कर रही है। यमुना नदी के किनारे उपवन में व्याकुल कृष्ण बार बार तुम्हारे आने वाले मार्ग की ओर देख रहे हैं। गौरस बिके निके अबैत जायते, जनी जनी पुंछ बनवारी। और उस मार्ग से आने जाने वाले प्रत्येक पथिक से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। जो भी उस मार्ग से आने जाने वाले दूध दही बेचने वाले हैं उन सभी से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनहु किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जौवती, वंदह नंद किशोरा। हे सुमति, कवि विद्यापति कहते हैं कि हे सुमति कुछ मेरी बात सुनो, तुम मना मत करो, तुम्हारी बाट जोहते हुए नंद किशोर तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धन्यवाद। उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत हम लोग होती हैं तो हम लोग का है और धन्यवाद आपका। अब ये आलेख अंशु को आप अपने प्रस्तुत कीजिए। अंशु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया अब आया। ठीक है, अब बोलिए। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं अंशु कुमारी स्नातक हिंदी प्रतिष्ठान
आर.के. कॉलेज वर्ष 2023 में मैंने अपना हिंदी विभाग से पढ़ाई पूरी की है। अब मैं विद्यापति के ऊपर उनके जीवन परिचय का बात रखने जा रही हूँ। विद्यापति आदिकाल के भक्त एवं श्रृंगारिक कवि के रूप में माने जाते हैं। विद्यापति के जन्म के विषय में प्रमाण के अभाव के कारण उनके जन्म का सही से ईस्वी बताना कठिन है, परंतु विद्वानों द्वारा अनुमानतः 1350 ईस्वी यानी 14वीं से 15वीं सदी के आसपास इनका जन्म माना गया है। उनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले बिस्फी गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी गणपति ठाकुर विद्वान वंश से संबंध रखते थे और वे पंडित भी थे। अपने साथ विद्यापति को भी राज दरबार के सम्मेलन में ले जाया करते थे। विद्यापति संस्कृत, अवहट, अपभ्रंश, मैथिली भाषा के ज्ञाता थे तथा उनकी रचनाएं और भी भाषाओं में उपलब्ध है। इनकी रचनाएं संस्कृत में 11 है। जहां विद्यापति एक ओर वीरगाथा काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे हिंदी के भक्ति और श्रृंगार परंपरा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उनकी प्रथम रचना कीर्तिलता जो अवहट भाषा में है, कीर्ति पताका एवं पदावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विद्यापति शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि राजा शिव सिंह खुश होकर विद्यापति को बिस्फी गांव दान में दे दिया था। उसी गांव में एक शिव मंदिर था, जिससे विद्यापति शिव भक्त कवि होने का प्रमाण है और शिव से संबंधित गीत, नचारी आदि गाते थे, लेकिन भक्ति काल के कवि नहीं माने जाते हैं। विद्यापति संयोग एवं वियोग दोनों रस में अपनी रचनाएं प्रस्तुत किए हैं। संयोग रस में राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में केंद्रित किया है। विद्यापति के द्वारा विभिन्न काव्यगत विशेषताओं को विस्तार पूर्वक चित्रित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, वीरता का चित्रण। विद्यापति की सुप्रसिद्ध रचना कीर्तिलता में उन्होंने राजा कीर्ति सिंह की वीरता का चित्रण किया है। विद्यापति कीर्ति सिंह के राजकवि तथा उनके बचपन का मित्र था। दूसरा, निज देश भाषा प्रेम। विद्यापति ने देशी तथा निज भाषा यानी जन भाषा में अपने काव्य में अधिक प्रयोग किए हैं। उदाहरण स्वरूप पद है, संस्कृत रुचिकर नहीं, सकौ वाणी बहुत न भावै, पावस रस को मम न पावै, देसिल बयना सब जन मीठा, तै सब जपओ अवहटा। आगे तीसरा विशेषताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐतिहासिकता का झलक। इनके काव्यों में हमें खांसी होने लगी, इसलिए म्यूट कर दिए। अब फिर से स्टार्ट करें। विद्वानों ने इतिहास में साहित्य को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा है, परंतु विद्यापति की कीर्तिलता व कीर्ति पताका जैसी रचनाओं में ऐतिहासिकता की झलक देखी जा सकती है, अर्थात ये दोनों रचनाएं अधिक प्रामाणिक है। चौथा है
भक्ति भावना। विद्यापति श्रृंगारिक कवि एवं भक्त कवि भी हैं। इन बातों को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद रहा है, किंतु विद्यापति को संपूर्ण रूप से श्रृंगारिक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। विद्यापति की शिव स्तुति, गंगा स्तुति, काली वंदना, कृष्ण प्रार्थना आदि की रचनाओं में भक्ति देखी जा सकती है। आगे मैं विद्यापति की पदावली से पद संख्या 193 से कुछ पद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लोचन धाय फिदायल, हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवियो न जाय, आस अरुझायल रे। लोचन धाय फिदायल, हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवियो न जाय, आस अरुझायल रे। मन करी तहाँ उड़ी जाई, जहाँ हरि पाई रे। प्रेम परस मनि जानी आनी, उड़ लाई रे। सपनहु संगम पाओल, रंग बढ़ाओल रे। से मोर बिहि बिघटाओल रे, निंदियो हेरायल रे। सुकवि विद्यापति गाओल, धनि धई रज धरु रे। अचिरे मिलत तोहि बालम, पुरत मनोरथ रे। आगे मैं इस पद का व्याख्या करना चाहती हूँ। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्ति विद्यापति की पदावली से ली गई है, जिसका संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। प्रसंग में संक्षिप्त कहना चाहूंगी। विद्यापति का यह पदावली शब्दों के अर्थ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों और सांकेतिक भाषा को समझना अन्यत्र दुर्लभ है। शब्दों को फिर भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने भाषा शब्दों को आज के नए ढंगों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, जिससे विद्यार्थियों पाठकों को पढ़ने में एवं समझने में सुलभ हो। आधुनिक समय में हर घर की स्त्रियां भी उनके पदों को गाकर सुनकर आनंद विभोर हो उठती है। इतना ही नहीं, राज दरबार से लेकर गरीबों की झोपड़ी तक उनके पदों का अनुकरण करते हैं। व्याख्या। विद्यापति श्रृंगारिक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने संयोग एवं वियोग दोनों रस का चित्रण किया है, परंतु यह पद वियोग प्रधान है। एक नायिका विरह की उत्तेजना प्रकट करती हुई कहती है कि मेरी आंखें सूज गई है, ये आंखें दौड़ दौड़ कर प्रिय का राह देख रही, प्रिय अभी तक नहीं आए हैं। हे ईश्वर, लगता है कि प्राण चला जाएगा, मेरी आस टूट चुकी है। मन करता है वहां चली जाऊं जहां मेरे प्रिय हैं, उसे हृदय में बसाकर मैं सोना बन जाऊं। नायिका को लगता है कि वह अपने प्रिय से मिल गई है और प्रेम मग्न हो उठी है। इतने में ही विधाता प्रेम मिलन को तोड़ देते हैं। उनकी नींद खुल जाती है, तब उसे लगता है कि सपने में प्रिय से मिल रही थी। सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति कहते हैं, हे प्रिया, धैर्य रखो, तुम्हारा पति यानी नायक शीघ्र ही तुमसे मिलेंगे और तुम्हारी मनोरथ पूरी होगी। इन पदों में अनुप्रास, यमक एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। विशेष में मैं कहना चाहती हूँ, विद्यापति को सूरदास से तुलना किया जाता है, किंतु विद्यापति को भक्त कवि कहना सर्वथा युक्ति संगत नहीं है। फिर क्या
माने जाते हैं। विद्यापति जी 12 साल की उम्र में राज दरबार में जाते थे अपने पिता के साथ, क्योंकि उनके पिता राजा सिंह राज पंडित थे। इन्हीं के साथ मैं अपने आलेख को विराम देती हूँ। धन्यवाद। लेफ्ट हो गए थे। हाँ है आप विशेष भी आप जो बोली है तुम सब तो सुने हैं और बहुत ही अच्छा व्याख्या रहा आपका, अच्छी अच्छा आलेख था। हाँ, लेकिन बस आप पहला ही आलेख प्रस्तुत किए हैं, तो इसी के लिए यह सत्र चलाए हो कि जो लिखने की, पढ़ने की और बोलने की जो क्षमता है उसको और बढ़ाया जाए। और उम्मीद करते हैं कि निरंतर अगर इस सत्र में बने रहेंगे तो बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा सभी के भी। एक नए रूप में लिखने का, नए रूप में बोलने का कमी बहुत सारी है, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होगी। क्या होगी वो भी जाएंगे। ठीक है, फिर बात होगी कभी। तो इसके बाद और कौन बोलना चाहेंगे? अंशु के बाद अंकित अंकित जी आप बताइए। आप लोगों को बता दें फिर से कि अंकित जी जो है यह हिंदी के विद्यार्थी नहीं है, लेकिन फिर भी साहित्य से बहुत रुचि रखते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर आते हैं और अपने स्तर से जो विद्यापति के बारे में पढ़े हैं उनको ये बताना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद भैया। सभी को नमस्कार। मैं अंकित राज, स्थानक पार्ट 3 जीडी कॉलेज बेगूसराय का छात्र हूँ। आज इस वेबिनार सत्र में हम लोग महान कवि विद्यापति जी के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग आज के इस सत्र का शुरुआत महान कवि विद्यापति के जीवन परिचय से करेंगे। महान कवि विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी उपाधि प्राप्त है। राधा कृष्ण की श्रृंगार प्रधान लीलाओं के ग्रंथ पदावली के लिए स्मरणीय है। विद्यापति ठाकुर का जन्म। महान कवि विद्यापति ठाकुर के जन्म को लेकर कई विवाद बना हुआ है, क्योंकि इनके जन्म का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हालांकि फिर भी कुछ विद्वान इनके जन्म तिथि 1350 ईस्वी को मानते हैं और विद्यापति का निवास स्थान बिहार प्रांत के मधुबनी जिले के विपसी गांव नामक गांव था। मैथिल कोकिल अर्थात विद्यापति 14वीं सदी के कवि थे और और इनका यश 16वीं सदी के अंत तक समस्त पूर्वी भारत में व्याप्त हो चुका था। इनके पदों के अनुकरण पर गीत लिखने वाले अनेकों कवि उत्पन्न हुए और उन्होंने रचनाओं में यदा कदा विद्यापति का अतीव आदर के साथ स्मरण भी किया। पर आश्चर्य यह है कि 20वीं सदी के पूर्व कवि के समस्त पदों को एकत्र उपस्थित करने वाले कोई संग्रह या संकलन ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। विद्यापति ठाकुर का परिवार। बहुआयामी साहित्यकार विद्यापति ठाकुर के परिवार में इनके माता पिता थे। इनके पिता का नाम श्री गणपति ठाकुर था और उनकी माता का नाम श्रीमती गंगा देवी था। यह विश्वाड़ वंश के गणपति ठाकुर यानी अपने पिता के 8वीं पीढ़ी के संतान थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना और आराधना की थी, तब जाकर उन्हें ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको बता दें कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने इनकी माता का नाम हसनी देवी बताया है, लेकिन कवि विद्यापति के पद से यह स्पष्ट होता है कि हसनी देवी महाराज देव सिंह की पत्नी का नाम था। महाकवि विद्यापति ठाकुर के पारिवारिक जीवन का कोई स्वलिखित प्रमाण नहीं है, किंतु ज्ञात होता है कि इनके 2 विवाह हुए थे। प्रथम पत्नी से नरपति और हरपति नामक 2 पुत्र हुए थे और दूसरी पत्नी से एक वाचस्पति ठाकुर एवं एक पुत्री का जन्म हुआ था। संभवतः महाकवि की यही पुत्री दुलही नामक की थी, जिसे मृत्यु काल में रचित एक गीत में महाकवि अमर कर गए। कालांतर में विद्यापति के वंशज में किसी कारणवश पिपसी को त्याग कर सदा के लिए सौराठ गांव मधुबनी जिला में स्थित समागाछी के लिए प्रसिद्ध गांव आकर बस गए। वर्तमान समय में महाकवि के सभी वंशज इसी गांव में निवास करते हैं।
विद्यापति की शिक्षा। महान कवि विद्यापति ने अपनी शिक्षा पंडित हरि मिश्र से प्राप्त की है। इन्हें मैथिली, संस्कृत और अवध भाषा का अच्छा ज्ञान था। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कृति सिंह के आश्रित कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने इनकी पदावली को आधार मानते हुए सिंगारी, भक्त और रहस्यवादी जैसी श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने का प्रयास किया है। बाबू ब्रिजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त माना है, जबकि जॉर्ज गियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। जबकि हरिप्रसाद शास्त्री, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, सुभद्र झा और रामवृक्ष बेनीपुरी इन्हें श्रृंगार के कवि मानते हैं। विद्यापति के कुछ प्रमुख रचनाएं: पदावली, कृति पताका, कृति लता, वर्षकृत्य, गया पतलक, लिखनावली, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, भूपरिक्रमा, गौरक्ष विजय, विभाग सागर, मणिमंजरी, पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। विद्यापति की उपलब्धियां: विद्यापति ठाकुर को महान कवि की उपाधि दी गई है। विद्यापति का काव्य सौंदर्य और भाषा: इन्होंने अपनी रचनाओं में मैथिली, संस्कृत और अवध भाषा का इस्तेमाल किया है। काव्य सुंदर में इन्होंने श्रृंगार रस को प्रधानता दी है। जन्म तिथि की तरह महाकवि विद्यापति ठाकुर की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। नागेंद्र नाथ गुप्त सन 1440 ईस्वी को महाकवि की मृत्यु तिथि का वर्ष मानते हैं। पंडित उमेश मिश्र के अनुसार सन 1466 ईस्वी के बाद भी विद्यापति जीवित थे। डॉक्टर सुभद्र झा का मानना है कि विश्वस्त अभिलेखों के आधार पर हम यह कहने की स्थिति में हैं कि हमारे कवि का समय 1352 ईस्वी और से 1448 ईस्वी के मध्य का है। सन 1448 ईस्वी के बाद के व्यक्तियों के साथ जो विद्यापति का समय समीक्षा जोड़ दिया जाता है वह सर्वथा भ्रामक है। डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार सन 1460 ईस्वी के बाद ही महाकवि का विरोध काल मानते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद विद्यापति का मृत्यु काल 1447 ईस्वी मानते हैं। इतना स्पष्ट है और जनश्रुतियों बताती है कि आधुनिक बेगूसराय जिला के मऊ वाजिदपुर विद्यापति नगर के पास गंगा तट पर महाकवि विद्यापति ने प्राण त्याग किया था। धन्यवाद। सुमित भैया, मेरा कंप्लीट हो गया। ये बहुत बहुत शुभकामना आपको। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। एक्चुअली मेरा नेटवर्क ही इतना खराब है ना कि अपने आप हम लेफ्ट हो जा रहे हैं बार बार। ठीक है, मोबाइल का नेट अपने आप बंद हो गया था। अच्छा, कोई नहीं भैया। तो बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति आपकी रही। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा प्रयास किया और आपने अपने स्तर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति की। बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे सीमा को। सीमा, आप अपने स्तर से, सीमा भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, नई विद्यार्थी है, अभी हिंदी साहित्य पढ़ना प्रारंभ ही की है। तो अपने स्तर से आप जो भी कुछ पढ़े हैं विद्यापति के बारे में तो आप बताइए। सीमा। मैं सीमा कुमार विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय की छात्रा, हिंदी प्रतिष्ठा की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। विद्यापति के बारे में कुछ परिचय मैं कहना चाहती हूँ। विद्यापति जी का जन्म 1352 में हुआ और उनकी मृत्यु 1448 में हुई थी। उनका जन्म मधुबनी जिला के विस्फी नामक गांव में हुआ था। विद्यापति जी के पिताजी का नाम पंडित गणपति ठाकुर था, जो राजा गणेश्वर के सभा पंडित थे, और उनकी माता जी का नाम हंसनी देवी था। यह कहा जाता है कि गणपति ठाकुर ने
कपिलेश्वर महादेव की आराधना करके विद्यापति जैसे पुत्र रत्न प्राप्त किए थे। विद्यापति ने सुप्रसिद्ध हरि मिश्र से विद्या अध्ययन किया था और उनके भतीजे सुखयात पक्षधर मित्र जिसके सहपाठी थे। विद्यापति अपने पिता के साथ राजा गणेश्वर के दरबार में बचपन से ही आते जाते थे। गणेश्वर के बाद कीर्ति सिंह राजा हुए। राजा कीर्ति सिंह के दरबार में विद्यापति कुछ अधिक काल तक रहे होंगे क्योंकि इनकी राजा कीर्ति सिंह के नाम पर इन्होंने अपना पहला ग्रंथ कीर्तिलता का निर्माण किया था। यह पूरी पुस्तक नेपाल के राज पुस्तकालय में है। मिथिला में इस ग्रंथ का केवल फुटकर अंश मिलता है। कीर्तिलता विद्यापति के तरुण वयस्क की रचना है। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत, प्राकृत, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार मिश्रित मैथिली है। कवि ने इस भाषा का नामांकन अवहट भाषा में किया है। रचनाएं पहली रचना कीर्तिलता है। दूसरी रचना भू परिक्रमा है। यह राजा देव सिंह की आज्ञा से लिखी गई थी। इसमें नैतिक कहानियां हैं। इसी का वृहद रूप पुरुष परीक्षा है जो इनकी तीसरी रचना है। यह उस समय की रचना है जब इनके मस्तिष्क का पूरा विकास हो चुका था। यह राजा शिव सिंह की आज्ञा से उन्हीं के राजत्वकाल में लिखी गई थी। विद्यापति की चौथी पुस्तक कीर्ति पताका है। इसमें मैथिली भाषा में लिखी गई प्रेम कविताएं हैं। पांचवी पुस्तक लिखनावली में संस्कृत में पत्र व्यवहार करने की रीति वर्णित है। छठी पुस्तक शैव सर्वस्व सार शिव सिंह की मृत्यु के बहुत दिनों के बाद रानी विश्वास देवी तक के समय में लिखी गई थी। सातवीं पुस्तक गंगा वाक्यावली राजा नरसिंह देव की स्त्री धीरमती को समर्पित की गई है। नौवीं पुस्तक दुर्गा भक्ति तरंगिणी दुर्गा पूजा के प्रमाण और प्रयोग पर लिखी गई है। इसकी रचना नरसिंह देव के की गई थी। विद्यापति मूलतः शैव भक्त हैं लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में रंगे हैं। इसमें भक्ति और श्रृंगार व रस दोनों देखा गया है। विद्यापति को मैथिल लौकिक भी कहा गया है। विद्यापति के प्रिय कवि जयदेव रहे थे। विद्यापति का प्रिय ग्रंथ जयदेव का गीत गोविंद है। जी भैया हो गया। बहुत ही बढ़िया और प्रथम प्रयास आपका बहुत बढ़िया रहा और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही विशेष सत्र में बने रहेंगे और अपने लिखने की कला, बोलने की कला में और निखार लाएंगे। जानते हैं आप दोनों बहन अच्छा बोलती हैं और पहली बार था तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन आगे ठीक हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा आपका। और इसी कड़ी में आगे हम आमंत्रित करना चाहते हैं मनस्वी कुमारी को और मनस्वी से आमंत्रित करते हैं कि अब आप अपना प्रथम प्रयास प्रस्तुत कीजिए। मैं मानसी कुमारी विशेषकर जनता कॉलेज BA पार्ट 1 सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मैं विद्यापति का जीवन परिचय के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ।
विद्यापति का जीवन परिचय। विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी को गांव विस्फी, जिला मधुबनी, मंडल दरभंगा, बिहार में हुआ था। विद्यापति मिथिला निवासी थे। वे विषयवार वंश के विष्णु ठाकुर की 8वीं पीढ़ी की संतान थे। विद्यापति की माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम गणपति ठाकुर थे। विद्यापति प्रारंभिक शिक्षा महामौधारी मिस्र से हासिल की। विद्यापति की पत्नी का नाम मंदाकिनी। जी भैया। अगर ईयरफोन लगाई हो तो खोल लो, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जी भैया। बाद में फिर लगा लेना, आपने बोलने के बाद फिर लगा लेना। ठीक है भैया। विद्यापति की शिक्षा हरिश्चंद्र मिश्र से हासिल की। विद्यापति की पत्नी का नाम मंदाकिनी और पुत्री का नाम दुल्लही था। विद्यापति के पुत्र का नाम हरपति और पुत्रवधू का नाम चंद्रकला था। वे विषयवार वंश के विष्णु ठाकुर की 8वीं पीढ़ी की संतान थे। उसकी माता गंगा देवी और पिता गणपति ठाकुर थे। वैसे राम वृक्ष बेनीपुरी उनकी माँ का नाम हासनी देवी बताते हैं, पर वैसे विद्यापति के पद की भनिता हासिन देवी पति गरुड़ नारायण देव सिंह गणपति से स्पष्ट होता है कि हासिनी देवी महाराज देव सिंह की पत्नी का नाम था। कहते हैं कि गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव वर्तमान मधुबनी जिला में अक्षित की घंघोर आराधना की थी, तब जाकर ऐसी पुत्रवती प्राप्त हुई। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, आपने पहला प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा और निरंतर प्रयास जारी रखिए। आगे आप बहुत ही बेहतर करेंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है आपके ऊपर। तो बिल्कुल, और अभी आप लोगों को बता दें कि अभी मनस्वी और सीमा, एक और है खुशबू, ये सभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अभी बिल्कुल हिंदी साहित्य को अभी जान भी नहीं पाई है, धीरे धीरे जानने का प्रयास अभी कर ही रही है। उन लोगों को मैं आग्रह किया था और इन लोगों ने इसको स्वीकार किया और इस सत्र में आया और कुछ न कुछ बोला, इसलिए मैं इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करूँगा। और बिल्कुल निखार आएगा, एक समय आएगा कि आप लोग बेझिझक बिना देखे बिना पढ़े आप बिल्कुल बेबाक अंदाज में बोलेंगे, और उसका ये समझ लीजिए कि प्रथम प्रयास है आप लोगों का, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा। और हम बस इसी कोशिश में ही लगे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जहाँ पर हम लोग कभी भी आ करके अपनी बात को, अपने आलेख को, अपने मन की आकांक्षाओं को प्रस्तुत करें, ताकि एक नई दिशा, नए तर्क के साथ हम लोगों को नई जानकारी मिले। हमारे साथ अब 2 नए हमारे सहपाठी जुड़े हैं, इसमें दीपक, दोनों दीपक ही हैं, दीपक फर्स्ट सेकंड कह सकते हैं। तो ठीक है, पहले दीपक शर्मा, आप जो है अपना परिचय दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा हुआ। मैं 3rd ईयर हिंदी प्रतिष्ठा का छात्र हूँ, CM कॉलेज दरभंगा। मैं न्यू ज्वाइन हुआ हूँ अभी। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था और क्लास था, कहीं मैं पढ़ाने के लिए भी जाता हूँ, इसीलिए ज्वाइन नहीं हो पाया था टाइम से, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके लिए कोई बात नहीं है दीपक, आप बिल्कुल समय से आइए। अगली सत्र जो है वो शनिवार या रविवार को हम लोग रखते हैं। समय 7 बजे रखेंगे, क्योंकि सभी को बारी बारी से बोलना होता है, तो 7 बजे ही रखेंगे हम। शनिवार या रविवार, दिन कंफर्म नहीं होता है, वो हम सुविधा अनुसार कर लेते हैं। तो बिल्कुल अगले सत्र से अगर आपकी इच्छा होगी
और आप अगर सक्रिय छात्र होंगे तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो अगले सत्र से बिल्कुल आइएगा, और ग्रुप में ये सूचना जरूर मिल जाएगी कि किस विषय पर आलेख प्रस्तुत है। ठीक है, ये हमें मिल जाए कि किस विषय पर आलेख प्रस्तुत करना है। जी सबसे सर, थैंक यू। हम लोग प्रेमचंद जयंती के जी हम लोग पहला सत्र प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में रखे थे, और प्रेमचंद के बारे में ही उन्हीं के ऊपर। उसका दूसरा सत्र में हम लोग जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखे थे। आज तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, हम लोगों के महाकवि जनकवि विद्यापति को हम लोगों ने केंद्र पर रख करके इस सत्र का आयोजन किया था, जो कि बहुत ही सार्थक रहा है अभी तक। आगे और कुछ बाकी है, तो आगे देखते हैं। अब हमारे साथ जुड़े हैं दीपक ठाकुर। छवि से यह स्पष्ट होता है कि वो सीएम कॉलेज के हैं। पीछे का बागवान मुझे दिख रहा है। तो आप अपना परिचय बताइए, अगर कुछ विद्यापति के ऊपर तैयार किए हो या उनके विषय में कुछ बोलने की इच्छा हो तो स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा सबको। मैं सीएम कॉलेज दरभंगा का छात्र हूँ। मैं विद्यापति के जीवन परिचय के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। विद्यापति का जन्म दरभंगा, जो कि अब मधुबनी जिले के बेनीपुर थाने के अंतर्गत बिस्पी गांव में हुआ था। उनका आश्रयदाता राजा शिव सिंह की ओर से यह गांव मिला था। इस दान का ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र का कुछ अंश निम्नलिखित है, जो संस्कृत शब्दों में दिया गया है। ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इसके अगला हम बताना चाहेंगे कि उनका जीवन परिचय के बारे में। विद्यापति का प्रारंभिक जीवन। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर राजा गणेश्वर के सभा पंडित थे। इनकी माता का नाम हांसनी देवी थी। वह पिता धन्य है जिसे ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वह माता भी धन्य है जिसने ऐसे पुत्र रत्न को अपने गर्भ में धारण किया था। ये विद्यापति की विशेषता है। बिस्पी गांव का प्रत्येक कण पुण्यमय और धन्य है, जहां ऐसे कवि कोकिल ने अपना जीवन व्यतीत किया था। कहा जाता है कि गणपति ठाकुर ने कपिलेश्वर महादेव की आराधना करके विद्यापति का पुत्र रत्न प्राप्त किया था। विद्यापति ने प्रसिद्ध विद्वान हरिमित्र से विद्या अध्ययन किया था, और उनके भतीजे सुविख्यात पक्षधर मित्र इनके सहपाठी थे। विद्यापति अपने पिता के साथ राजा गणेश्वर के दरबार में बचपन से ही आया जाया करते थे। गणेश्वर के बाद कीर्ति सिंह राजा हुए। विद्यापति उनके दरबार में आने जाने लगे। प्रारंभ से ही इनमें प्रतिभा की झलक दिख पड़ी थी। कीर्ति सिंह के दरबार में मालूम होता है ये कुछ अधिक काल तक रहे होंगे, क्योंकि कीर्ति सिंह के नाम पर ही उन्होंने अपना पहला ग्रंथ प्रीतिलता रचा था। यह परंपरा ग्रंथ नेपाल के राजा पुस्तकालय में है। मिथिला में इस ग्रंथ का केवल फुटकर अंश मिलता है। उसके बाद मैं बताना चाहूँ कि उनकी संस्कृत रचनाएं निम्नलिखित हैं। प्रथम रचना है कीर्तिलता। उनकी संस्कृत रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि उन्होंने अनेक पोथियां लिखी हैं। दूसरी पोथी है भू परिक्रमा। यह राजा देव सिंह की आज्ञा से लिखी गई थी। इसमें नैतिक शिक्षा से भरी कहानियां हैं। इसी का बृहत रूप पुरुष परीक्षा है। तीसरी पोथी है पुरुष परीक्षा। मालूम होता है यह उस समय की रचना है जब मस्तिष्क का पूरा विकास हो चुका था। यह राजा शिव सिंह की आज्ञा से उन्हीं के राजत्व काल में लिखी गई थी। इसमें ललित कथाओं के रूप में धार्मिक एवं राजनीतिक विषयों का वर्णन है। इस भी कवि ने श्रृंगार रस के पर्दे में राजनीति और धर्म की शिक्षा दी है। इस पुस्तक का बहुत मान है। इसके बाद उसकी चौथी रचना है कीर्ति पता। इसमें मैथिली भाषा में लिखी गई प्रेम संबंधी कविता है। पांचवी पुस्तक है लिखनावली। इसी तरह उनकी रचनाएं भी है। विद्यापति के अनेक उपनामों से भी जाना जाता है। उन्हें कवि कोकिल के नाम से जाना जाता है, और बिहारी भूषण आदि उपनाम भी दिया गया था उनको। उन्हें अभिनय जयदेव की उपाधि भी मिली थी। कहा जाता है कि अभिनय जयदेव उपाधि स्वयं शिव सिंह ने उन्हें भेंट दी थी। विद्यापति इस उपाधि के सर्वथा योग्य भी थे। इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि उसके आश्रयदाता शिव सिंह थे, और
शिव सिंह कौन थे? वो मिथिला के नवीन युग के शासकों में सिमराव और सुगौन के राजघराने अधिक प्रसिद्ध हैं। राजा शिव सिंह सुगौन राजघराने में हुए थे। सुगौन राजघराने के पहले सिमराव राजघराने के लोग शासन करते थे। उनकी राजधानी सिमरावगढ़ में थी, जो वर्तमान चंपारण जिले में है। सिमराव के राजा क्षत्रिय थे। इस राज्य के संस्थापक नयन देव थे। इस प्रकार उनकी जो व्यक्तिगत जीवन है, इस तरह से होते हुए उन्होंने बहुत सारी रचनाएं किए थे, अभट में, संस्कृत में और मैथिली में। उन्होंने अनेक रचनाएं प्रस्तुत किए हैं जो कृष्ण और राधा को आश्रय लेकर बनाया गया है। वह उसमें विरह और प्रेम की वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि किस तरह वो मतलब राधा कृष्ण के चाह में मतलब विप्लवता को प्राप्त करती हैं। कभी वह उसे रूठती हैं तो कभी वह मतलब प्रेम में अपने आप को उसको समाहित कर लेती हैं, समाहित हो जाती है उसमें। इस तरह उन्होंने श्रृंगारी रचनाएं की हैं जो बहुत ही पढ़ने योग्य मानी जाती हैं। और यही सब है उनके जीवन का अस्तित्व। और उतना खास हमने तैयारी नहीं किया था, कोशिश करते हैं अगली बार से अच्छा से तैयारी करूंगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। प्रथम आपका प्रस्तुति था, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। मेरी आवाज जा रही होगी? जी आ रही। क्योंकि आप लोग बताने की हाँ ठीक है, क्योंकि आवाज नहीं जाती तो मैं नहीं बोलता। तभी तो बोलेंगे कुछ, वो तक पहुंच पाएगा। और ठीक है, अब आप सभी ने बारी बारी से अपनी अपने अस्त्र से आलोकित किया आलेख, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और कुछ मन में चीजें आई हो तो बता दीजिए, उस पर विचार कर लेंगे, बोलेंगे। अरे दीपक ठाकुर जी ने कहा कि संस्कृत की प्रथम है वो अवहट की रचना है। और कीर्ति पताका जो है वो अवहट में लिखित है, और कीर्ति लता उपलब्ध है, कीर्ति पताका उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेकिन वो लिखित रूप में नहीं उपलब्ध मिला, लेकिन उसके बारे में जानकारी मिली थी कि उनकी रचना है इस प्रकार से, इसलिए उनको माना जाता है ऐसा। लेकिन उनकी जो प्रमुख ख्याति है वो विद्यापति को लेकर के ही था, विद्यापति पदावली को ही लेकर के था। तो ठीक है, वैसे बहुत ही अच्छा रहा आज का सत्र, अभी तक बहुत अच्छा रहा है। और बस आप लोगों से हम 10 से 15 मिनट लेंगे लोगों का, और कोशिश करेंगे कि हमसे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को हम बता रहे हैं अपना परिचय कि मैं भी छात्र ही हूँ। मैं सुमित कुमार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर प्रथम सत्र का छात्र हूँ। और आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, हम सबों के लिए बस एक ऐसा मंच तैयार करना चाहते हैं कि हम लोग आपस में जुड़ करके एक दूसरे का संवाद सुने, सुनाएं और अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। उसी कड़ी में आज हम लोग तीसरे सत्र में तीसरे दिन उपलब्ध है विद्यापति को लेकर। विद्यापति के जीवन परिचय, उनके काव्य सौंदर्य एवं उनके अनेक काव्य रस को लेकर। तो ठीक है, विद्यापति के जन्म काल को लेकर बहुत ही विवाद है और प्रमाणिक रूप से इसकी सामग्री का घोर अभाव है। यद्यपि उनका संबंध कई विशिष्ट राजपुरुषों के साथ था, फिर भी उनके विषय में इस प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त नहीं हो सकी है जिस पर लोगों में तथ्य हो, मतलब मान्यता हो, एक जगह एकत्रित हो जाए कि उनका जन्म कब हुआ था, ये नहीं बन पाया। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर राजा गणेश्वर के सभासद थे, और ऐसा माना जाता है कि कवि विद्यापति अपने पिता के साथ राज दरबार में कई बार गए थे। कीर्ति लता से मालूम होता है कि राजा गणेश्वर लक्ष्मण संवत 252 में अलसान द्वारा मारे गए। विद्यापति उस समय 10 वर्ष के हों तो ये कह सकते हैं
कि विद्यापति का जन्म लक्ष्मण संवत 252 में हुआ। अब देखिए इसमें लक्ष्मण संवत में समय दिया हुआ है, संवत और लक्ष्मण संवत में अंतर है, कितना है वो बता देंगे आप लोगों को। फिलहाल अभी आलेख पूरा कर लें, वो जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ईसवी संवत और लक्ष्मण संवत में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उस अंतर को बस समझ लेंगे, बाकी फिर ठीक रहेगा। सबसे पहले नगेंद्रनाथ गुप्त ने विद्यापति पदावली में लिखा कि 243 संवत को राजा शिव सिंह का जन्म संवत मान लेने पर हम कह सकते हैं कि विद्यापति का जन्म लक्ष्मण संवत 241 के आसपास हुआ था, क्योंकि ऐसी किंवदंती है कि शिव सिंह 50 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे और विद्यापति उनसे 2 साल बड़े थे। तो उस हिसाब से मतलब शिव सिंह के राज्यारोहण काल निश्चित है, वो पता है कि शिव सिंह कब राज्य संभालते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग ये मान सकते हैं कि लक्ष्मण संवत 293, उस हिसाब से 1324 शक के चैत मास की कृष्ण षष्ठी ज्येष्ठा नक्षत्र बृहस्पति को गद्दी पर बैठे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 293 और 1324, मतलब कितने साल का अंतर हुआ है? लगभग 1100 मान सकते हैं, 1200 ईस्वी का अंतर है लक्ष्मण संवत और संवत में, ये मान के चलिए। लक्ष्मण संवत के विषय में भी विद्वानों में शक नहीं है, मतलब एक मत नहीं लक्ष्मण संवत क्या है, ठीक है। बात अभी जाती है, किलहार ने बड़े परिश्रम से इस विषय में खोजबीन की और ये निष्कर्ष निकाला कि लक्ष्मण संवत को 1041 शाके या 1119 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रचलित मानने से मिथिला की पुरानी पांडुलिपियों की तिथि में गड़बड़ी नहीं होती। ईस्वी के हिसाब से देखें 1111 ईस्वी, ठीक है, 1111 ईस्वी का अंतर है लक्ष्मण संवत और ईस्वी में। पश्चात श्री जायसवाल ने दी जनरल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी भाग 13 में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा था, 1350 ईस्वी के पहले की पांडुलिपियों में लक्ष्मण संवत में 1119 जोड़ने के बाद और बाकी की तिथियों में 1109 जोड़ने से निश्चित तिथि का ठीक पता चल सकेगा। तो तिथि वाली बात भी यहाँ पर अच्छे से दूर हो जाएगी। इन सभी अनुसंधानों के बाद विद्यापति के जीवन के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए। सन 1380 ईस्वी के आसपास कवि का जन्म हुआ। 1394 से 96 ईस्वी के बीच पद लिखकर उन्होंने गयासुद्दीन और नसरत शाह को समर्पित किया। 1396 से 1397 ईस्वी के बाद जौनपुर के प्रथम सुल्तान ने तिरहुत जीता और 1400 ईस्वी के आसपास नैमिषारण्य निवासी देव सिंह के आदेश से भू परिक्रमा की रचना की। भू परिक्रमा इनकी संस्कृत की रचना है। 1402 और 4 के बीच इब्राहिम शाह द्वारा कीर्ति सिंह को मिथिला का सिंहासन प्रदान किया जाना और उसी समय कीर्ति लता की रचना। 1410 ईस्वी में उन्होंने पुरुष परीक्षा की रचना की और देवी सिंह की मृत्यु के पहले अथवा पश्चात उन्होंने कीर्ति पताका लिखी। 1410 से 1414 ईस्वी के बीच सिंह के काल में 200 पदों की रचना की, जो अपनी मौलिकता और मार्मिकता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हुए। 1418 ईस्वी में द्रोणवार के अधिपति पुरादित्य के आश्रय में राजवनोली में लिखनावली की रचना की, जिससे कवि के जीवन के अर्थ संकट का सहज अनुमान किया जा सकता है। 1428 ईस्वी में राजवनोली में भागवत की अनुलिपि 140 से 60 के बीच विभाग सागर, दान वाक्यावली और दुर्गा भक्ति तरंगी की रचना पूरी की। 1400
अध्यापन किया, इसी की मृत्यु हुई 1950 के आसपास। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य तक काल रहा था। विद्यापति का व्यक्तित्व न कि परस्पर विरोधियों विचाराओं स्तवक है। विद्यावारी होते हुए कार्य हुए भक्त है। शैव या शाक्त या पर वे मर्यादा वाली रूढ़ी संत्रस्त नहीं है। वे तर्क करते हैं कि ग्रंथिल पर पथ पर और युक्तियों के हितों के पीछे समान रूप से संतुलन खोए चल सकने में अभ्यस्त है। अब ठीक है। भैया बहुत ज्यादा कट रही, बहुत ज्यादा कटी बीच में। थोड़ा सा समस्या है होते हैं। अब ठीक है। हेलो। हाँ भैया अब ठीक है। ठीक ठीक। पुरुष परीक्षा है कि वे दंड शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और कीर्ति लता उनके तत्कालीन परिपाटी विहित काव्य ज्ञान का सूचक है। पदावली देखने से पता चलता है कि कवि के ऊपर जयदेव का घना प्रभाव था। वे श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, प्रमाण विद्या, समय विद्या और राज्य सिद्धांत त्रयी के विशेषज्ञ थे। काम शास्त्र का भी उन्होंने व्यापक अध्ययन किया था। सौंदर्य चित्रण तथा नक्शिक वर्णन में और बहुत कट रही भैया, आवाज बहुत थोड़ी देर में कट जाता है। दूर करते हुए जैसे अभी चर्चा हुआ विद्यापति के बारे में, तो सभी जो भी अपना नोट्स बनाए हैं तो ले उसका जो पीडीएफ होता है अगर आप ग्रुप में शेयर करेंगे उससे व्यापक नॉलेज होगा विद्यार्थियों को और वो चीज़ों को अच्छी से समझ आएगा। इसका भी प्रबंध होना चाहिए। हाँ, वो प्रबंध किया जाता है। आपको प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की जो सत्र हुई थी वो आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, वो शेयर कर देंगे ग्रुप पर। और उसका भी बिल्कुल यूट्यूब पर अपलोड होता है, वो आपको मिल जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो जो मेरा आख्यान है, मतलब जो एक है, इसको मैं अलग वीडियो बना करके, ठीक है, नेटवर्क की समस्या मैं नहीं बोलूँगा इसके आगे, तो कोई बात नहीं। वैसे हम जारी है और कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे यह हम लोगों को और अच्छे मन की ओर से साथ देने का प्रदान साथ देगी जरूर। और धन्यवाद कि आप ऐसे शामिल हुए और अपनी अपनी जिज्ञासा, अपनी अपनी आकांक्षाएं अपने अपने स्तर से प्रस्तुत किए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उम्मीद है हमें कि अगले सभी सत्र में जो सक्रिय हैं, पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। उम्मीद है और विश्वास भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप आपको लोगों भी का। बहुत बहुत धन्यवाद जो और इस आपने सत्र का ऑर्गेनाइज किए। जी 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 दीपक जी, चलिए ठीक है ना, इस सत्र का समापन और किया जाता है। और जी जी कहिए। और जो भी अपना टॉपिक वाइज है उसके अनुसार बताते रहिएगा कैसे क्या इसके बारे में तैयारी करना है। जी जी, उस ग्रुप पर वो सूचना मिल जाएगी। इस अगले सत्र में किस कवि या किस बड़े विद्वान के ऊपर बात करनी है वो सूचना मिल जाएगी। कब क्लास होगी, कितने बजे से, तो पता ही 7 बजे से होगी। रविवार या शनिवार ये हम कंफर्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस